अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप भी फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में अपडेट्स देख रहे होंगे और हमने भी इस बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हालिया दिनों में फ़लस्तीन इसराइल जंग के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देर से ही सही लेकिन मुस्लिम उम्मा आखिर एक एक करके जाग रही है और फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर इस कदर हैरान कुन स्टैंड ले रही है कि अमेरिका तक ने इसराइल को गजा पे कब्जे से बाज रहने का मशवरा दे दिया है। ये तमाम अपडेट क्या हैं और इस पे किस मुल्क ने कितना किरदार अदा किया है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों के जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि इसराइल की आर्मी और फिजाइया ने इस वक्त गजा को चारों तरफ से घेर लिया है और हमास के मज़ाहमत कार आखिरकार पसपा होकर गजा की महदूद सी पट्टी पर मैसूर होकर रह गए हैं और गुज़िश्ता कुछ दिनों से गजा पे इसराइल के हमले जारी हैं, जिनमें अब तक तकरीबन 5000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद और 7000 के करीब जख्मी हैं और इसके साथ साथ गजा का पिछले कुछ दिन से पानी, बिजली और इंटरनेट भी बंद है और इसके साथ साथ किसी भी किस्म के बॉर्डर से गजा पे किसी भी किस्म की इमदाद पहुंचने नहीं दी जा रही। इस सब से गजा के लोग जहां पर भूख और प्यास के हाथों परेशान हैं, वहां पे इनको मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी नहीं मिल रही और इसके साथ साथ फिजा से इन पे बम बरसाए जा रहे हैं। इस बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक न्यूज भी शाया की है, जिसके मुताबिक इसराइल ने 6 दिन में गजा पर इस कदर बम बरसाए हैं कि जिस कदर अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले साल के दौरान भी नहीं बरसाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छोटे से इलाके में इस कदर बम बरसाने से क्या नतीजा निकला होगा और क्या नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, इसराइल की इस नंगी जारियत और बर्बरियत को देखते हुए बहुत सारे मगरबी ममालिक भी कांप उठे हैं और सभी इसराइल से मुतालबा कर रहे हैं कि इस जंग से बाज आया जाए। दूसरी तरफ हमास ने भी जंग बंदी की शर्त पे इसराइली कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है और कहा है कि इसराइली जेलों में कैद 6000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाए और जंग बंदी की जाए तो हम अपने पास मौजूद इसराइल के 250 के करीब कैदी भी रिहा कर देंगे। ताहम इसराइल की जानिब से इस पे कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जंग बंदी की जानिब एक अहम पेशरफ साबित होगी। दूसरी तरफ अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन भी मशरक़ वुस्ता के दौरे पर निकला हुआ है और मिस्र, इसराइल और उर्दन से होता हुआ अब सऊदी अरब पहुंचा है, जहां पर इसने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की कोशिश की, जिस पर इसे एक पूरा दिन इंतजार करवाया गया और रात को इसे कहा गया कि वली अहद ने सुबह मिलने का वक्त दिया है और आखिरकार उसे अगली सुबह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सामने पेश किया गया, जिस पर सऊदी वली अहद ने बात शुरू होते ही उसे कहा कि आप ये बताएं कि आप इमदादी बॉर्डर कब खोल रहे हैं और जंग बंदी कब कर रहे हैं और इसके बाद ही कोई मजीद बात होगी। एंथनी ब्लिंकन, जो कि इसराइल की हमायत के लिए मुतालबा करने गया था, वो इस जवाब पर हैरानो परेशान हो गया और इस बात को पूरी दुनिया के मीडिया ने बहुत उछाला कि आखिरकार मोहम्मद बिन सलमान भी इस मामले पर इस कदर सख्त स्टैंड ले रहे हैं। एंथनी ब्लिंकन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इस बात का जवाब तो ना दे सका, जिस वजह से सऊदी अरब के साथ भी किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई, क्योंकि सऊदी वली अहद ने साफ मुतालबा किया है कि जंग बंदी की जाए और गाजा के अंदर इमदाद पहुँचाने के लिए बॉर्डर्स खोले जाएं, तभी इसराइल के मामले में कोई बात आगे बढ़ेगी। मजीद ये कि मिस्र के मौजूदा सदर जनरल मोहम्मद सीसी ने भी आखिर इस मामले पर चुप तोड़ते हुए एंथनी ब्लिंकन के दौरे पर इसको मजीद जलील किया और इसको कहा कि हमने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि ऐसा सब होगा, आपको तभी ये सब कुछ कर लेना चाहिए था जो आप अब करते फिर रहे हैं। असल में जंग जानबूझकर आप लोगों ने खुद भड़काई है और अब इस जंग का फायदा उठाते हुए आप गजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जानिब से इसराइल की हमायत के लिए साफ इनकार किया जाता है और हम तब तक किसी भी किस्म की इसराइली या अमेरिकी मिशन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक आप जंग बंदी नहीं करते और हमारा गजा के साथ लगने वाला बॉर्डर नहीं खोलते, जिसे रिफा क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मिस्र का ये स्टैंड भी मुस्लिम दुनिया को हैरान कर चुका है और ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया और मगरबी दुनिया भी मुसलमानों के स्टैंड पर हैरानो परेशान रह गई। दीगर मुसलमान मुल्कों में तुर्की ने भी यही रवैया इख्तियार किया है और इन्होंने नेटो का मेंबर होते हुए भी साफ वार्निंग दी है कि हम इसराइल की किसी किस्म की कोई मदद नहीं करेंगे और अब जब तक जंग बंदी नहीं की जाती और इमदादी सामान गजा के रास्ते नहीं खोले जाते, तब तक जंग के
بارے میں یا حماس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ دوستو، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ظالمانہ رویے کو دیکھتے ہوئے مغربی دنیا میں بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف اینتھونی بلنکن کے دورے کو جج کرتے ہوئے امریکہ نے بھی اسرائیل کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ غزہ پہ قبضہ کرنے کے خواب سے باز آ جائے، کیونکہ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہ کرنے کی وارننگ دینا نہایت حیران کن ہے، لیکن اس کی وجہ بہت بڑی ہے، کیونکہ امریکہ اپنی ملٹری ساز و سامان کا ایک بہت بڑا حصہ افغانستان جنگ پر خرچ کر چکا ہے۔ دوسری طرف وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں بھی اپنا بہت زیادہ اسلحہ ضائع کر چکا ہے۔ اس وقت امریکہ میں یہ صورتحال ہے کہ دفاعی ساز و سامان بنانے والی فیکٹریاں امریکن ڈیمانڈ کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، اور انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے جس قدر اسلحے کے گودام آپ نے خالی کر دیے ہیں، انہیں دوبارہ بھرنے کے لیے کم سے کم ہمیں 5 سال چاہیے۔ اس صورتحال میں امریکہ مڈل ایسٹ کے علاقے میں ایک نئی جنگ نہیں کھولنا چاہتا، اور اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ رشیا یوکرین کی جنگ پر رکھے، کیونکہ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشین آرمی نے یوکرین آرمی کو شکست دینا شروع کر دی ہے، اور پچھلے 3 دن سے رشین آرمی پیش قدمی کرتے ہوئے یوکرین کے مختلف علاقے فتح کر رہی ہیں۔ دوستو، تیسری طرف امریکہ کو یہ ڈر بھی ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں بھی کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پر روسی اڈے ہونے کی وجہ سے روس وہاں پر بھی اپنا پلڑا بھاری رکھے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا، جس میں ایرانی بھی اس کی مدد کریں گے۔ اس ڈر کے علاوہ امریکہ کی ڈر کی ایک چوتھی وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ ہے چائنا۔ امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی جنگ یا جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے، اور تائیوان کے ساتھ بھی امریکہ کے دفاعی تعلقات ہیں اور جنگی تعاون کے معاہدے موجود ہیں۔ تو اس صورتحال میں امریکہ کو تائیوان کی جنگ میں بھی کودنا پڑے گا، جو فی الحال ابھی امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ان سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے امریکہ اسرائیل کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ غزہ پر قبضے سے باز آ جائے، اور جب تک رشیا اور یوکرین کی جنگ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک مڈل ایسٹ میں کسی قسم کی جنگ نہ کی جائے۔ اور غزہ کے نہتے فلسطینی مسلمانوں پہ یہ راکٹس کی بارش کب بند ہوگی، یہ ظلم کب بند ہوگا، اور وہاں پر امدادی قافلے کب پہنچنا شروع ہوں گے؟ اور فی الحال تو غزہ میں موت اور خون کا کھیل جاری ہے، اور ہمارے مسلم حکمران ابھی تک وارننگز دینے کی حد تک محدود ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کو بالکل ہی چپ لگی ہوئی تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔